कभी कभी इंसान कुछ ऐसी कश्मकश में फंस जाता है कि उसको समझ ही नहीं आता कि वह क्या करे और क्या ना करे। ऐसे ख्यालातों के बीच में सबसे ज़्यादा नेगेटिव ख्याल ही दिमाग में आते हैं। कभी भी कुछ अच्छा तो दिमाग में आता भी नहीं है। ऐसा ही कुछ आज की कहानी में भी था। क्या है आज की कहानी हम जानेंगे पूरे विस्तार से, लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, अगर आप अपने इस परिवार में नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपके कमेंट्स के जवाब मैं वीडियो के लास्ट में ज़रूर दूंगी। तो चले दोस्तों, अब आपका समय नहीं लेते और जानते हैं कि आज की पूरी कहानी क्या है। कभी कभी कोई रात आदमी के लिए इतनी भारी हो जाती है कि उसे काटना मुश्किल हो जाता है। जयलक्ष्मी गौरव के लिए भी वह रात ऐसी ही थी। उस पूरी रात वह पल भर के लिए भी नहीं सो सकी थी। कभी वह बिस्तर पर करवटें बदलती तो कभी उठकर कमरे में टहलने लगती। उसके मन में बेचैनी थी तो आंखों में भय भी था। एक एक पल उसे एक एक साल के बराबर लग रहा था और किसी अनहोनी की आशंका से उसका दिल कांप उठा था। सवेरा होते ही जयलक्ष्मी बेटे के पास पहुंची और उसे झकझोर कर उठाते हुए बोली, तुम यहाँ आराम से सो रहे हो और तुम्हारे पापा रात से गायब हैं। वह रात में गए तो अभी तक लौट कर नहीं आए हैं। वह घर से गए थे तो उनके पास काफ़ी पैसे थे और इसलिए मुझे डर लग रहा है कि कहीं उनके साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई है। जयलक्ष्मी बेटे को जगाकर यह सब कह ही रही थी कि उसकी बातें सुनकर उसकी ननद भी जाग गई, जो बेटे के पास ही सोई हुई थी। वह भी घबरा कर उठ गई। आंखें मलते हुए उसने पूछा, क्या हुआ भाभी, भैया कहाँ गए थे जो अभी तक वापस नहीं लौटे? लगता है तुम रात भर सोई नहीं हो। मैं सोती कैसे, उनकी चिंता में नींद ही नहीं आई और उन्हीं के इंतज़ार में जागती रही। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, कहकर जयलक्ष्मी रोने लगी। बेटा उठा और पिता की तलाश में जगह जगह फ़ोन करने लगा, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला। उसके पिता विजय कुमार गौरव के बारे में भला पता नहीं चला, लेकिन उनके गायब होने की जानकारी उनके सभी नाते रिश्तेदारों को हो गई थी और इसका नतीजा यह निकला कि ज़्यादातर लोग उनके घर आ गए और सभी उनकी तलाश में लग गए। विजय कुमार गौरव के गायब होने की खबर मोहल्ले में भी फैल चुकी थी। मोहल्ले वाले भी मदद के लिए आ चुके थे। हर कोई इस बात को लेकर परेशान था कि आखिर विजय कुमार कहाँ चले गए और इसी के साथ इस बात की भी चिंता सता रही थी कि कहीं उनके साथ कोई अनहोनी तो नहीं घट गई, क्योंकि वह घर से गए थे तो उनके पास कुछ पैसे भी थे और किसी ने उन पैसों के लिए उनके साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया। 38 साल के विजय कुमार महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के तहसील सावंतवाड़ी के गांव भड़गांव के रहने वाले थे। उनका भरा पूरा शिक्षित और संपन्न परिवार था। सीधे साधे और मिलनसार स्वभाव के विजय कुमार गढ़हिंग्लज के एक कॉलेज में अध्यापक थे। अध्यापक होने के नाते समाज में उनका काफ़ी मान सम्मान था। गांव में उनका बहुत बड़ा मकान और काफ़ी खेती की ज़मीन थी, लेकिन नौकरी की वजह से वह गढ़हिंगल में ज़मीन खरीदकर काफ़ी बड़ा मकान बनवाकर उसी में परिवार के साथ रहने लगे। विजय कुमार के परिवार में पत्नी जयलक्ष्मी के अलावा एक बेटा था। पत्नी और बेटे के अलावा उनकी एक मंदबुद्धि बहन भी उन्हीं के साथ रहती थी। मंदबुद्धि होने की वजह से उसकी शादी भी नहीं हुई थी और बाकी का परिवार गांव में रहता था। विजय कुमार को सामाजिक कार्यों में तो रुचि ही थी। वह तबला और हारमोनियम बहुत अच्छा बजाते थे। इसी वजह से उनकी भजन कीर्तन की एक मंडली भी थी और उनकी यह मंडली गाने बजाने भी जाया करती थी। दिन कॉलेज और रात गाने बजाने के कार्यक्रम में कटने की वजह से वह घर परिवार को बहुत कम समय दे पाते थे। उनकी कमाई ठीक ठाक थी, इसीलिए घर में सुख सुविधा का हर साधन मौजूद था। आने जाने के लिए मोटरसाइकिल के अलावा एक मारुति ओमनी वैन भी थी। इस तरह के आदमी के अचानक गायब होने से घर वाले तो परेशान होने ही थे, नाते रिश्तेदारों के अलावा जान पहचान वाले भी परेशान थे। सभी उनकी तलाश में लगे थे और काफ़ी प्रयास के बाद भी जब उनके बारे में कुछ पता नहीं चला तो सभी ने एक राय होकर कहा कि अब इस मामले को पुलिस की मदद लेनी चाहिए। इसके बाद विजय कुमार का बेटा कुछ लोगों के साथ थाना गढ़हिंग्लज की पहुंचा
और थाना प्रभारी को पिता के गायब होने की जानकारी देकर उनकी गुमशुदगी दर्ज करा दी। यह 7 नवंबर 2017 की बात है। पुलिस ने भी अपने हिसाब से विजय कुमार की तलाश शुरू कर दी, लेकिन पुलिस की इस कोशिश का कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला। पुलिस ने लापता अध्यापक विजय कुमार की पत्नी जयलक्ष्मी से भी विस्तार से पूछताछ की। जयलक्ष्मी ने पुलिस को बताया, उसके अनुसार रोज की तरह उस दिन कॉलेज बंद होने के बाद 7 बजे के आसपास वह घर लौटे तो नाश्ता पानी करके कमरे में बैठकर पैसे गिनने लगे। वे पैसे शायद फीस के थे, जिन्हें अगले दिन कॉलेज में जमा कराने थे। पैसे गिनकर उन्होंने पैंट की जेब में वापस रख दिए और लेट की टीवी देखने लगे। रात का खाना खाकर 11:30 बजे के करीब विजय कुमार पत्नी के साथ सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। जयलक्ष्मी ने सवालिया निगाहों से पति की ओर देखा तो उन्होंने कहा, देखता हूँ कौन है। विजय कुमार ने दरवाज़ा खोला तो शायद दस्तक देने वाला विजय कुमार का कोई परिचित था और इसीलिए वह बाहर निकल गए। थोड़ी देर बाद अंदर आए और कपड़े पहनने लगे तो जयलक्ष्मी ने पूछा, कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, थोड़ा काम है, जल्दी ही लौट आऊँगा, कहकर वह बाहर जाने लगे तो जयलक्ष्मी ने कहा, गाड़ी की चाबी तो लेते जाओ। गाड़ी की ज़रूरत नहीं है, उन्हीं की गाड़ी से जा रहा हूँ, कहकर विजय कुमार चले गए और वह वही कपड़े पहन कर आए थे जिसमें पैसे रखे थे। इस तरह थोड़ी देर के लिए कहकर गए विजय कुमार लौटकर आए ही नहीं। पुलिस ने विजय कुमार के बारे में पता करने के लिए सारे हथकंडे अपना लिए पर उनकी कोई जानकारी नहीं मिली। 3 दिन बीत जाने के बाद भी थाना पुलिस कुछ नहीं कर पाई तो घर वाले कुछ प्रतिष्ठित लोगों को साथ लेकर एसएसपी दयानंद गौरव और एसपी दीक्षित कुमार गुडाम से मिले। इसका नतीजा यह निकला कि थाना पुलिस पर दबाव तो पड़ा ही, इस मामले की जांच में सीआईडी के इंस्पेक्टर सुनील धनावड़े को भी लगा दिया गया। सुनील धनावड़े जांच की भूमिका बना ही रहे थे कि 11 नवंबर 2017 को सावंतवाड़ी अंबोली स्थित सावले 7 पिकनिक पॉइंट पर एक लाश मिलने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही एसपी दीक्षित कुमार गुडान, एसएसपी दयानंद गवस, इंस्पेक्टर सुनील धनावड़े पुलिस बल के साथ उस जगह पर पहुंच गए जहां लाश पड़ी होने की सूचना मिली थी। यह पिकनिक पॉइंट बहुत अच्छी जगह है और इसीलिए यहाँ घूमने वालों की भीड़ लगी रहती है। यहाँ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ और हजारों फुट गहरी खाइयाँ हैं। किसी तरह की अनहोनी ना हो इसके लिए पहाड़ियों पर सुरक्षा के लिए लोहे की रेलिंग लगाई गई है। दरअसल यहाँ घूमने आए किसी आदमी ने रेलिंग के पास खून के धब्बे देखे तो उसने ये बात एक दुकानदार को बताई। दुकानदार ने यह बात चौकीदार दशरथ कदम को बताई और उसने उस जगह का निरीक्षण किया और मामले की जानकारी थाना पुलिस को दे दी। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल के निरीक्षण में सैकड़ों फुट गहरी खाई में एक शव को पड़ा देखा। शव बिस्तर से लिपटा हुआ था। वहीं से थोड़ी दूरी पर एक लोहे की रॉड पड़ी थी जिसमें खून लगा था। इससे पुलिस को लगा कि हत्या उसी रॉड से की गई होगी। पुलिस ने ध्यान से घटनास्थल का निरीक्षण किया तो वहाँ कुछ ही दूरी पर कार के टायर के निशान दिखाई दिए और इससे साफ हो गया कि लाश को कहीं बाहर से लाकर यहाँ फेंका गया था। पुलिस ने रॉड और बिस्तर को कब्जे में लेकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। सीआईडी इंस्पेक्टर सुनील धनावड़े विजय कुमार गौरव की गुमशुदगी की जांच कर रहे थे, इसलिए उन्होंने लाश की शिनाख्त के लिए जयलक्ष्मी को सूचना देकर अस्पताल बुलवा लिया। लाश की स्थिति ऐसी थी कि उसकी शिनाख्त आसान नहीं थी, फिर भी कदकाठी से अंदाज़ा लगाया गया कि वह लाश विजय कुमार गौरव की हो सकती है। चूँकि उनके घर वालों ने संदेह व्यक्त किया था, इसलिए पुलिस ने लाश की पुख्ता शिनाख्त के लिए डीएनए का सहारा लिया। जिस बिस्तर में शव लिपटा था उसे जयलक्ष्मी को दिखाया गया तो उसे अपना मानने से उसने बिल्कुल इनकार कर दिया। भले ही लाश की पुख्ता शिनाख्त नहीं हुई थी, लेकिन पुलिस उसे विजय कुमार की ही लाश मानकर जांच में जुट गई। जिस तरह मृतक की हत्या हुई थी उसे पुलिस ने अंदाज़ा लगाया कि यह हत्या प्रेम संबंधों में हुई है। पुलिस ने विजय कुमार और उनकी पत्नी जयलक्ष्मी के बारे में पता किया तो जानकारी मिली कि विजय कुमार और जयलक्ष्मी के बीच संबंध सामान्य नहीं थे। इसकी वजह यह थी कि जयलक्ष्मी का चरित्र संदिग्ध था, जिसे लेकर अक्सर पति पत्नी में झगड़ा हुआ करता था। जयलक्ष्मी का सामने वाले मकान में रहने वाले सुरेश चौथे से प्रेम संबंध था और इसलिए घर वालों का मानना था
कि विजय कुमार के गायब होने के पीछे इन्हीं दोनों का हाथ हो सकता है। यह जानकारी मिलने के बाद सुनील धनावड़े समझ गए कि विजय कुमार के गायब होने के पीछे उनकी पत्नी जयलक्ष्मी और उसके प्रेमी सुरेश का हाथ हो सकता है। और उन्होंने जयलक्ष्मी से एक बार फिर पूछताछ की और वह उनकी बातों से संतुष्ट नहीं हुए, लेकिन कोई ठोस सबूत न होने की वजह से वह उसे गिरफ्तार भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने सुरेश चौथे की भी थाने में बुलाकर पूछताछ की और उसने भी खुद को निर्दोष बताया। उसके भी जवाब से वह संतुष्ट नहीं थे और इसके बावजूद उन्होंने उन्हें जाने दिया। उन्हें डीएनए रिपोर्ट का इंतजार था, क्योंकि उससे निश्चित हो जाता कि वह लाश विजय कुमार की ही थी। पुलिस डीएनए रिपोर्ट का इंतजार कर ही रही थी कि पुलिस की सरगर्मी देखकर जयलक्ष्मी अपने सारे गहने और घर में रखी नकदी लेकर सुरेश चौथे के साथ भाग गई। दोनों इस तरह घर छोड़कर भाग जाने से पुलिस को शक तो नहीं बल्कि पूरा यकीन हो गया कि विजय कुमार के गायब होने के पीछे इन्हीं दोनों का हाथ है। पुलिस सुरेश चौथे को और जयलक्ष्मी की तलाश में जुट गई। पुलिस उनकी तलाश में जगह जगह छापे तो मार ही रही थी। उनके फ़ोन भी सर्विलांस पर लगा दिए गए और इससे कभी उनके दिल्ली में होने का पता चलता तो कभी कलकत्ता में, गुजरात और महाराष्ट्र के शहरों की भी उनकी लोकेशन मिली। इस तरह लोकेशन मिलने की वजह से पुलिस कई टीमों में बंटकर उनका पीछा करती रही और आखिर पुलिस ने मोबाइल फ़ोन की लोकेशन के आधार पर जयलक्ष्मी और सुरेश को मुंबई के लोअर परेल लोकल रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया। उन्हें थाना गढ़हिंगा लाया गया, जहां एसएसपी दयानंद गवस की उपस्थिति में पूछताछ शुरू हुई। अब तक डीएनए रिपोर्ट भी आ गई थी और जिसमें साफ हो गया था कि सावलेदास पिकनिक पॉइंट पर खाई में मिली लाश विजय कुमार की ही थी। पुलिस के पास सारे सबूत थे, इसलिए जयलक्ष्मी और सुरेश ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया और दोनों के बताए अनुसार विजय कुमार की हत्या की जो कहानी सामने आई वो कुछ इस तरीके की थी। 34 साल का सुरेश चौथे विजय कुमार गवस के घर के ठीक सामने रहता था। उसके परिवार में पत्नी और 2 बच्चों के अलावा माता पिता, एक बड़ा भाई और भाभी थी। वह गांव की पंच संस्था में मैनेजर के रूप में काम करता था और उसमें पत्नी होने के बावजूद वह जब भी जयलक्ष्मी को देखता उसके मन में उसे पाने की चाहत जाग उठती। 37 साल की जयलक्ष्मी थी ही ऐसी। वह जितनी सुंदर थी उतनी ही वाचाल और मिलनसार भी थी। उससे बातचीत करके हर कोई खुश हो जाता था और इसकी वजह यह थी कि वह खुलकर बातें करती थी और ऐसे में हर कोई उसकी ओर आकर्षित हो जाता था। पड़ोसी होने के नाते सुरेश से उसकी अक्सर बातचीत भी होती रहती थी। बातचीत करते करते ही वह उसका दीवाना हो गया। जयलक्ष्मी का बेटा 18 साल का था, लेकिन उसके रूप यौवन में जरा भी कमी नहीं आई थी। शरीर का कसाव और चेहरे के निखार में वह 25 साल से ज़्यादा की नहीं लगती थी और उसके इसी यौवन और नशीली आँखों के जादू से सुरेश कुछ इस तरीके से खोया कि अपनी पत्नी और बच्चों को भूल गया। कहा जाता है कि जहाँ पर चाह होती है वहाँ पर राह भी होती है, वहाँ राह मिल ही जाती है। जयलक्ष्मी तक पहुँचने की राह आखिर सुरेश ने खोज ही ली। विजय कुमार से दोस्ती करके वह उसके घर के अंदर तक पहुँच गया था। इसके बाद धीरे धीरे उसने जयलक्ष्मी से करीबी बना ली। भाभी का रिश्ता बनाकर वह उससे हंसी मजाक करने लगा। हंसी मजाक में जयलक्ष्मी के रूप सौंदर्य की तारीफ करते करते उसने उसे अपनी ओर इस तरह आकर्षित किया कि उसने उसे अपना सब कुछ सौंप दिया। विजय कुमार गुरव दिन भर नौकरी करते रहते और रात में गाने बजाने की वजह से अक्सर बाहर ही रहते थे और इसी का फ़ायदा जयलक्ष्मी और सुरेश उठा रहे थे। जयलक्ष्मी को अपनी बाहों में पाकर जहां सुरेश के मन की मुराद पूरी हो गई थी, वहीं जयलक्ष्मी भी खुश थी। दोनों विजय कुमार की अनुपस्थिति में मिलते थे और इसीलिए उन्हें पता ही नहीं चल पाता था। लेकिन आसपास वालों ने विजय कुमार के घर में न रहने पर सुरेश को अक्सर उनके घर आते जाते देखा था, तो उन्हें शंका हुई। उन्होंने विजय कुमार को यह बात बताकर शंका जाहिर की तो विजय कुमार हैरान रह गए। उन्हें तो पत्नी और पड़ोसी होने के नाते सुरेश पर पूरा भरोसा था। इस तरह दोनों विजय कुमार के भरोसे का खून कर रहे थे। उन्होंने पत्नी और सुरेश के इस विषय पर बात की तो दोनों ने कस्में खाने की कसम खा ली। उनका कहना था कि उनके आपस में संबंध खराब करने के लिए ही लोग ऐसा कर रहे हैं। भले ही जयलक्ष्मी और सुरेश ने कस्में खाकर सफाई दी थी,
लेकिन विजय कुमार जानते थे कि बिना आग के धुआं नहीं उठ सकता। लोग उनसे झूठ क्यों बोलेंगे? सच्चाई का पता लगाने के लिए वह पत्नी और सुरेश पर नजरें रखने लगे और इससे जयलक्ष्मी और सुरेश को मिलने में परेशानी होने लगी, जिससे दोनों बौखला उठे। इसके अलावा सुरेश को लेकर विजय कुमार अक्सर जयलक्ष्मी की पिटाई भी करने लगा था। इससे जयलक्ष्मी तो परेशान थी ही, प्रेमिका की पिटाई से सुरेश भी दुखी था। वह प्रेमिका की पिटाई सहन नहीं कर पा रहा था। जयलक्ष्मी की पिटाई की बात सुनकर उसका खून खौल उठता था। प्रेमी के इस व्यवहार से जयलक्ष्मी ने एक खतरनाक योजना बना डाली। उसमें सुरेश ने उसका हर तरह से साथ देने का वादा किया। योजना के अनुसार घटना वाले दिन जयलक्ष्मी ने खाने में नींद की गोलियां मिलाकर पति, ननद और बेटे को खिला दी, जिससे सभी गहरी नींद में सो गए। रात 1 बजे के करीब सुरेश ने धीरे से दरवाज़ा खटखटाया तो जयलक्ष्मी ने दरवाज़ा खोल दिया। सुरेश लोहे की रॉड लेकर आया था और उसी रॉड से उसने पूरी ताकत से विजय कुमार के सिर पर वार किया और उसके एक वार से उसका सिर फट गया और उसकी मौत हो गई। विजय कुमार की हत्या करके लाश को दोनों ने बिस्तर में लपेट दिया और इसके बाद जयलक्ष्मी ने लाश को अपने मारुति वैन में रखकर उसे सुरेश से सावंतवाड़ी के अम्बोली साल्लेदार पिकनिक पॉइंट की गहरी खाइयों में फेंक आने को कहा। सुरेश लाश को ठिकाने लगाने चला गया तो जयलक्ष्मी कमरे की सफाई में लग गई और उसके बाद सुरेश लौटा तो जयलक्ष्मी ने वैन की भी ठीक से सफाई कर दी और इसके बाद उसने विजय कुमार की गुमशुदगी की झूठी कहानी गढ़ डाली। लेकिन उसकी झूठी कहानी जल्दी ही सबके सामने आ चुकी थी। पूछताछ के बाद पुलिस ने जयलक्ष्मी के कमरे का बारीकी से निरीक्षण किया तो दीवारों पर भी खून के दाग नजर आए। पुलिस ने उनके नमूने उठवा लिए और इस तरह साक्ष्य एकत्रित करके पुलिस ने दोनों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर अदालत में पेश किया और जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। तो दोस्तों, किस तरीके से एक नाजायज़ संबंधों के चलते फिर एक कत्ल की कहानी सामने आती है। कितनी कहानियाँ सुनाऊं समझ नहीं आता, लेकिन ये भी हकीकत है, झुठला नहीं सकते। तो चले दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और आप कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, आपके कमेंट्स के जवाब मैंने कल ही कहा था कि थोड़ी सी क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं अभी टाइम की शॉर्टेज करके आपके कमेंट्स के जवाब नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन जल्द ही आपके कमेंट्स के जवाब मैं बिल्कुल दूंगी। तो चले दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।